अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिज़ीज़ कंट्रोल पे। थर्ड हमने हेडिंग देखनी है कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट डिजीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ होंगी और उनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे, रेडियोथेरेपी जो है ना मेथड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद जीन थेरेपी थी और लास्ट में हम लोग देखेंगे किस तरह से इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के थ्रू भी हम लोग डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन जो है इसमें हम लोगों ने देखना है जी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में हमारे पास नंबर 1 पे आता है जी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो कि डिफरेंट बैक्टीरिया या बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, इसके अलावा वायरल डिजीज़ भी होती हैं, उनके कंट्रोल के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसका एंटीबायोटिक्स जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका डीमेरिट क्या है या फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है इनको यूज़ करने का। ज़्यादा अगर हम लोग यूज़ करें तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है? उसका डीमेरिट या डिसएडवांटेज ये है कि बैक्टीरिया डेवलप्स रेजिस्टेंस, यानी कि हम लोग जिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए या फिर जिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बैक्टीरिया अपनी बॉडी में उन केमिकल्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करेंगे और बाद में जो हमारे पास केमिकल्स होंगे उनका उन बैक्टीरिया पे कोई भी असर नहीं होगा। ये था हमारे पास नंबर 1 एंटीबायोटिक्स। नंबर 2 पे हमारे पास कीमोथेरेपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं कैंसर सेल्स का, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं। किस तरह से? कीमोथेरेपी में क्या होता है या कीमोथेरेपी में क्या होता है जी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स टू द पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि पेशेंट तक रेगुलर इंटरवल्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंट केमिकल्स, वो केमिकल जो कि एंटी कैंसर केमिकल्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर काज नहीं करते बल्कि वो केमिकल्स कैंसर सेल्स जो होते हैं उनको किल करते हैं या फिर हमारे पास जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको अफेक्ट भी नहीं करते। लेकिन इसके केस में क्या होता है, जैसे कीमोथेरेपी है, इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इसमें हम लोग नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि हम लोग थेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? वही होगा कि हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करें या फिर किसी भी जो है ना इसमें जो हम लोग यूज़ करें वो केमिकल्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एंटी कैंसर केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो कि एंटी कैंसरस हैं यानी कि कैंसर कॉज नहीं करते, टू द पेशेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि पेशेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी? एंटी कैंसरस केमिकल्स यूज़ करते हैं रेगुलर इंटरवल्स के दौरान। और इसका डीमेरिट क्या है? जैसे हमारे पास एंटीबायोटिक्स का डीमेरिट ये था कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं, जबकि जो कीमोथेरेपी है इसका भी डीमेरिट या डिसएडवांटेज, यानी कि इसको अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि नॉर्मल एंड कैंसरस सेल्स, यानी कि कीमोथेरेपी में होना ये चाहिए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंसरस सेल्स जो हों उन्हीं को जो है वो किल करे या उन्हीं को अफेक्ट करे। लेकिन कीमोथेरेपी में ये होता है कि नॉर्मल सेल्स भी और कैंसर सेल्स दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं, यानी कि ये इसका नुकसान ही हुआ ना कि अगर हमारे पास कैंसर सेल्स सपोज करते हैं कि बॉडी में ये हैंड पे अगर कैंसर सेल्स हैं तो कीमोथेरेपी को करना ये चाहिए कि ये केमिकल्स जो हैं ये डायरेक्टली कैंसर सेल्स को जो है सिर्फ अटैक करें। लेकिन जो कीमोथेरेपी टेक्निक है इसमें क्या होता है? वो कैंसर सेल्स को भी अटैक करते हैं, लेकिन जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये इसका डीमेरिट है। लेकिन उसके बाद नंबर 3 जो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में टाइप आती है वो हमारे पास आती है कि हम लोगों ने इसमें भी जो है ना वो कैंसर को ही ट्रीट करना होता है, यानी कि इसमें भी ये रेडियोथेरेपी भी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम लोग कैंसर को ही ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसमें जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो होता है बाय यूजिंग डिफरेंट रेडिएशंस। रेडियोथेरेपी यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूजिंग डिफरेंट रेडिएशंस। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हम लोग रेडियोथेरेपी के केस में रेडिएशंस को यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास ये एक कैंसर सेल है, यानी कि ये इफेक्टेड सेल है, इसके ऊपर हम लोग अटैक करवाते हैं उन रेडिएशंस का जिनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट है। और ये रेडिएशंस आ कहाँ से रही हैं? ये किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से आएंगी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह हम लोग अगर कह दें
तो ये रेडियो एक्टिव सोर्स से रेडिएशंस आएंगी, जिनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, वो आके उस कैंसर सेल्स पे अटैक करेंगी। और रिज़ल्ट के तौर पे क्या होगा, रिज़ल्ट में ये जो कैंसरस सेल्स होंगे ये हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या किल हो जाएंगे, और बाकी एरिया जो बॉडी का है वो मतलब कि क्योर रहेगा या फिर वो डिसअफेक्टेड भी ही रहेगा, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं होगा कैंसर सेल्स का, या फिर उन रेडिएशंस का बॉडी के बाकी पार्ट्स पे कोई भी असर नहीं होगा, नॉर्मल सेल्स नॉर्मल ही रहेंगे। पाकिस्तान में इसके ऊपर जो है ना वर्क किया जा रहा है, और डिफरेंट सेंटर्स में ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ भी किए जाते हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में 3 मेथड्स हमने देख लिया, अब चौथा मेथड हमारे पास इधर आ जाए तो वही है जीन थेरेपी। यानी कि इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने जीन का ही ट्रीटमेंट करना है। अब कौन से जीन का ट्रीटमेंट करना है, उस जीन का ट्रीटमेंट करना है जो कि अफेक्टेड जीन है, यानी कि जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा, हमने उस जीन का जो है ना ट्रीटमेंट करना है। इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग करें तो वो किस तरह से होगी, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आइसोलेशन ऑफ नॉर्मल जीन, जो नॉर्मल जीन है उसको बॉडी में से आइसोलेट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, इंसर्शन ऑफ दैट जीन इनटू होस्ट, और वो जो जीन होगा उसको होस्ट में रखते हैं। ये सारा मैकेनिज्म हम लोग करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, ये सारा मैकेनिज्म हम लोग करते हैं बाय यूजिंग बोन मैरो के थ्रू हम लोग करते हैं। और इसके रिज़ल्ट में क्या करते हैं, इसके रिज़ल्ट में हम लोग डिफेक्टिव जीन्स जो होते हैं उनको रिपेयर कर लेते हैं। यानी कि जीन थेरेपी क्या चीज़ है, जीन थेरेपी की डेफिनेशन ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन्स या फिर रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव जीन इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी, सिंपल डेफिनेशन। इसकी एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जो है ये जीन थेरेपी की एग्जांपल, हम लोग इसको जो है ना वो मतलब इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक यहाँ पे हमने एक सिंपल एग्जांपल जो है वो कंसीडर की, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक फुली मैच्योर इंडिविजुअल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग इस ऑर्गेनिज्म में से जो उसके सेल्स होंगे, यानी कि जो सेल्स हम लोग उस ऑर्गेनिज्म में से रिमूव करेंगे उसको हम लोग पहले एक साइड पे कर देंगे। जैसे इस ऑर्गेनिज्म में हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि सेल्स आर रिमूव फ्रॉम पेशेंट, वो पेशेंट जिसको जीन थेरेपी जीन का प्रॉब्लम है उसमें से हम लोग कुछ सेल्स जो हैं वो सेपरेट कर देंगे, यानी कि उसको आइसोलेट कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे है जी हेमिटोपोएटिक स्टेम सेल्स, हेमिटोपोएटिक जो स्टेम सेल्स होंगे ये हम लोग यहाँ पे 3 लेंगे। इसके रिज़ल्ट में अब क्या होगा, इसके रिज़ल्ट में ये हमारे पास नंबर 1 ही अभी स्टेप चल रहा है। नंबर 2 पे क्या होगा जी, द मिसिंग जीन इज़ इंसर्टेड इनटू वायरस। यहाँ पे हम लोगों ने वो जो सेल्स थे उनको भी यहाँ पे ले लिया। अब हमारे पास उन सेल्स में जो जीन मिसिंग थे या डिफेक्टेड थे जीन्स, उनको हमने क्या करना है जी, उनकी जगह पे हमने उन जीन्स को, जो जीन्स हमारे पास मिसिंग थे यहाँ से हम लोगों ने जो आइसोलेट किए हैं उनको हमने निकाल लिया। लेकिन अब उसके बाद क्या करना है, हम लोगों ने जो मिसिंग जीन होंगे ना उसको एक वायरस के अंदर इंसर्ट कर देना है, जैसे हमने सेकंड स्टेप में ये कर दिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में क्या किया जी, हमने एक कल्चर मीडियम ग्रो करवाया, सेल्स आर मिक्सड विद द वायरस। अब जो हमारे पास उस ऑर्गेनिज्म में से हमने सेल जो निकाले थे, ये जिसको हमने हेमिटोपोएटिक स्टेम सेल्स कहा था, उनको भी हम लोग लेंगे और उसके रिज़ल्ट में क्या होगा, उसके रिज़ल्ट में हम लोग एक कल्चर मीडियम के अंदर इस वायरस के साथ उन सेल्स को इकट्ठे ग्रो करवाएंगे या फिर उनको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद चौथे स्टेप में क्या होगा, चौथे स्टेप में जो हेमिटोपोएटिक स्टेम सेल्स हैं वो वाले सेल्स जो हमने वहाँ से निकाले थे वो क्या हो गए, अब जो स्टेम सेल्स आर जेनेटिकली अल्टर्ड, यानी कि जो सेल्स हम लोगों ने उस ऑर्गेनिज्म में से निकाले जिसको हम लोगों ने नाम दिया हेमिटोपोएटिक स्टेम सेल्स, उसमें हमने क्या किया जी, उसमें जब हमने उस वायरस के जो सेल्स थे उसको मिक्सअप किया तो उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास हेमिटोपोएटिक स्टेम सेल्स थे उनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब उसके रिज़ल्ट में फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, ये फोर्थ था, फिफ्थ स्टेप में हम लोग ये करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म के सेल्स होंगे उसको हम लोग अगेन इंसर्ट कर देंगे, फाइनली जो ऑर्गेनिज्म जिसका हमने ट्रीटमेंट करना है उसमें इंसर्ट कर देंगे। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे पास एक फुली प्रोसेस भी चलेगा और फाइनली जीन थेरेपी यानी कि हम एक जीन की ट्रीटमेंट भी कर लेंगे। ये हमारे पास अभी जो है वो 4 हम लोगों ने डिज़ीज़ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के स्टेप देखे। नंबर 5 पे हमारे पास एक डिज़ीज़ रह जाती है, नंबर 5 पे जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो है जी
या ट्रीटमेंट हम लोग जिस डिज़ीज़ का करते हैं वो है IDM, यानी इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। इस जो है वो टेक्निक या इस ट्रीटमेंट डिज़ीज़ के यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग ये करते हैं कि ये जो मेथड है IDM इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट वाला, ये किसी भी पर्टिकुलर डिज़ीज़ के लिए भी हो सकता है जो कि एक ऑर्गेनिज़म के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं एक सोसाइटी लेवल पे या फिर एक कम्युनिटी लेवल पे हम लोग स्टडी करते हैं, यानी कि एक पूरी कम्युनिटी जिस डिज़ीज़ से जो है ना वो यानी कि अफेक्टेड है या फिर उससे जिनकी डेथ्स हो रही हैं, उसमें क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट के केस में हम लोग एक पूरी कम्युनिटी मिलके सोसाइटी मिलके उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वर्क करते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। फिर उसके अलावा हम लोग ये जो इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट है इसके लिए सोसाइटी में लोगों को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं, प्रॉब्लम से रिलेटेड बताते हैं कि ये डिज़ीज़ है, इससे रिलेटेड इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है, यानी कि हम लोग रेमेडीज़ वगैरह भी इसी में जो है वो बताते हैं। ये था हमारे पास इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ मैनेजमेंट। हमारा ये जो है ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़ वाला टॉपिक, ये डिज़ीज़ कंट्रोल मेथड, डिज़ीज़ कंट्रोल हमारे पास कंप्लीट हो गया। डिज़ीज़ कंट्रोल के जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे, ये पहले 2 हमने मेथड्स देखे जिसमें वैक्सीनेशन था और साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स थे, वो भी डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।